तो अपन बैठ के कर लेंगे, कोई इशू नहीं। अच्छा, तो है प्रोबेबली एक बार देख लेंगे यहाँ पे, है ना, उसको फिक्स कर लेंगे। अच्छा, साउंड स्लो आ रहा है क्या? ओके, मैं इसको वैसे पहन लेता हूँ। आई थिंक प्रोबेबली दिस टाइम इट विल बी एक्चुअल साउंड आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना ये वैल्यू यहाँ तक जा रही है। ठीक है, तो ठीक है, इतना डीबी बराबर है। थोड़ा सा मैं वॉल्यूम रेज करके भी बात करूँ। नहीं नहीं, वो एक्चुअली माइक जो है वो बाहर रखते हैं ना, तो उसमें वॉइस थोड़ा सा कम आ जा रही। तो कोई इशू नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे लगा लिया। तो आपने एक बार मेरे से पूछा नहीं कि सर वॉल्यूम कम आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है, दो मिल गए आप। अच्छा, फेंक ही दिया आपने, ओके। चलिए, तो ऐसा ना करें, पहले एक बार पूछ लिया करें कि क्यों वॉइस जो है वो कम आ रही है। अ, इसमें ये होता है कि कई बार ये जो माइक्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये माइक्स आईबॉल के ठीक हैं, जो क्लासेस के दौरान थोड़ा सा रिकॉर्डिंग के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर अच्छे खासे आप चाह रहे हैं आप कभी स्ट्रीम करें, तो रोड के माइक्स आते हैं, वो पूरे लगा के यूज़ करते हैं, जो स्ट्रीमर यूज़ करते हैं, यूट्यूबर स्ट्रीमर यूज़ करते हैं, वो है 18-20 हज़ार का आता है, लेकिन आप उसको यूज़ करेंगे तो आपकी नॉइस भी उसके अंदर नहीं आती है, और आप आसानी से उस पर वोकल हो सकते हैं, अगर कभी स्ट्रीमिंग लाइन या इस चीज़ों के लिए आगे जाए। अब देखिए, हम जो बना रहे थे उसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था, वो हमारे पास एक सिगरेट थी और कार का था, तो हमने कार को अंदर खींच लिया था। अब यहाँ पे हमारे पास एक सेक्शन खाली है, जिसमें से एक और प्रोडक्ट डाला जा सकता है जो स्मोक जनरेट करता है। तो वो कौन सा हो सकता है जो एनवायरनमेंट जनरेट बिगाड़ रहे हैं, ऐसे कौन से प्रोडक्ट हो रहे हैं या चल रहे हैं? कौन सा? फैक्ट्रीज हैं, और कौन सी चीज़ हैं जो कंपोजिट किया जा सके? अरे वाह, नेबुलर है क्या? आज जरा देख लें। जेम्स वेब टेलीस्कोप। James Webb Telescope is a space telescope designed primarily to conduct infrared astronomy as the largest optical telescopes in space. जैसे और भी हैं, एक ही है बस। It's greatly improved infrared resolutions and it allows it to view the objects too old distance or faint for the Hubble Space Telescope. So काफ़ी अच्छा टेलीस्कोप है। कैसा करके? हाँ, ये एक्चुअली में जो इवेंट हैं उनके बारे में बताता है। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो इसी दिन लॉन्च किया गया होगा, 2016 में। 1,000 करोड़ में बना हुआ था ये। राइट, लॉन्च डेट 25 दिसंबर 2021 है, लेकिन इसका कुछ प्रोडक्शन का कुछ होगा जो आज के दिन पे डाला गया। तो ये गूगल का गूगल डूडल एक डिवीज़न होता है, अलग से एक डिवीज़न होता है, जो प्रतिदिन ऐसे बना बना के गूगल में अपलोड करते जाता है। और ये भी हमारे और अलग अलग प्रांत के हिसाब से, कंट्रीज़ के हिसाब से चेंज होता रहता है। उनके यहाँ का कुछ और चल रहा होगा, फिर किसी और, क्योंकि हमारे यहाँ वाले में हमारे यहाँ के जो ज़्यादातर वो है ना, उन्हीं को दिखाया जाता है। ये कुछ ग्लोबल फिनोमिना होगा, इसके कारण से दिखा रहे हैं कि ये बड़ी बड़ी एक्चुअल स्पेस की इमेजेस दिखा रहे हैं। बट आप जानते ही हैं कि स्पेस में आप जो इमेजेस देखते हैं वो सही नहीं होती हैं। हर्ड अबाउट इट, आपने सुना है ये थ्योरी के बारे में? कोई भी चीज़, जो तारे हैं या कोई भी चीज़ आप देखते हो, ये हमसे कितने साल दूर हैं? काफ़ी तो बोलना काफ़ी बोलना मतलब सही नहीं होगा। सही ये होगा कि क्योंकि लाइट ईयर्स दूर होता है। एक लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ लाइट ईयर? 3,16,000 किलोमीटर करके कुछ प्रति सेकंड की स्पीड होती है लाइट की, जो एक सेकंड में 3 लाख 16-17 हज़ार रुपये कुछ वैल्यू है, उतना किलोमीटर पार करती है। 3 लाख है या 3 करोड़ है, वो चेक करना पड़ेगा, बट बहुत तेज़ होता है ये समझें। अब वैल्यू जो है वो
वो तो होती है, लेकिन आप ये समझिए लाइट ईयर का मतलब होता है कि वो प्रति सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, मान लीजिए अगर लाइट की स्पीड 3 लाख है, तो उसको 1 साल में लगेगा उस जगह पहुंचने में। अगर कोई ऑब्जेक्ट 3 लाख की स्पीड से चल रहा है तो 1 साल लगेगा उसको वहां पे पहुंचने में। तो उस डिस्टेंस कितना हुआ, है ना? मतलब अगर हम ये बोलें कि ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल डिस्टेंस करना है और यहाँ से यहाँ तक 1 लाइट ईयर है, ठीक है, 1 लाइट ईयर है, दैट मीन्स कि अगर जो कार या जो ऑब्जेक्ट यहाँ से ट्रैवल करेगा वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेगा और 1 साल तक ट्रैवल करता रहेगा, तब जाके वो उस जगह पहुंचेगा। ठीक है। अब इसमें ये बताता हूँ सबसे बेस्ट चीज़ क्या है। वो ये कि तारे जो होते हैं वो 1 या 2 या 3 नहीं होते, वो हमसे 1500, 1600, 1800 लाइट ईयर दूर होते हैं, यानी 1800 साल लगेंगे जब आप यहाँ से लाइट की स्पीड से निकलोगे वहां तक। दैट इज, नहीं हम मार्स तक पहुंच गए थे। मार्स भी तो हमसे काफ़ी दूर है, लेकिन अगर स्पीड की बात की जाए तो वो स्पेस में स्पीड का कैलकुलेशन अलग होता है। आप वैक्यूम होता है वो स्पेस ही इतना तेज़ कर देता है आपको कि आप, और लाइट से वैसे भी आपको पता ही होगा, लाइट फिजिक्स तो पढ़े हैं हम लोग ने, है कि नहीं? तो लाइट का क्या फंडा है, E = mc²। क्या था मतलब उसका, बताइए जब तक मैं ये बना रहा हूँ। E = mc² का मतलब क्या है? किसने बनाया बनाया पहली चीज़ तो ये किसने बनाया? मैं पार्ट टाइम आपको फिजिक्स भी पढ़ा दिया करूँगा, मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा था फिजिक्स। बहुत, वो तो अच्छी बात है। नहीं तो वो इसलिए क्योंकि प्रोबेबली ये हो रहा होगा कि आप राइट क्लिक करके जो सेव इमेज कर रहे हैं, आप पूरा ओपन करके करते हैं कि केवल ऐसी राइट क्लिक करके सेव इमेज कर देते हैं? नहीं तो फिर गलत कर रहे हैं। ओपन करना होगा। जैसे अभी क्लिक करता हूँ तो ये बड़ा सा ओपन होता है ना, ऐसे में राइट क्लिक करना है, ऐसे में। अगर आप इधर से राइट क्लिक कर लोगे ना तो वो छोटी सी ही इमेज आएगी, थंबनेल इमेज ही आएगी। ये गूगल का यूज़ करने का वो है, प्रोसेस ऐड कर दिया है। अभी पहले होता था कि हम लोग राइट क्लिक करते थे तो ओरिजिनल जगह से उठा के दे देता था। अब क्या हो गया है, ये थंबनेल इमेज अलग से आप ले सकते हो और बड़ी इमेज अलग से ले सकते हो। तो अगर आप बिना ओपन किए इसको यहाँ से राइट क्लिक करके सेव करोगे ना तो आपको वो छोटी इमेज देगा, और यहाँ से राइट क्लिक करके सेव एज करोगे ना तो यहाँ पे बड़ी इमेज देगा। देखो यहाँ पे पीएनजी दे दिया, और यहाँ पे अगर सेव करूँगा तो क्या देगा, इंडेक्स। तो आप वो छोटी इमेज ही डाउनलोड करके बना रहे हैं, वहाँ गलती हो रहा है। ठीक है। हम्म। जी, जैसे इसको राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करेंगे ना, तो किसी किसी में वेबसाइट के अंदर खुलता है, किसी किसी में गूगल के अंदर ही खुल जाता है, तो उसमें भी छोटा आता है। अगर गूगल के अंदर ओपन हो रहा है तो वो छोटा ही इमेज दिखाएगा आपको। तो बड़ा इमेज चाहिए तो आपको वेबसाइट के अंदर जाके ओपन करना होगा, अगर आपको अलग से उसको चाहिए है तो। अगर ये चीज़ आपके में नहीं हो रही है, ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहा है कि जैसे ही इस पर क्लिक करो तो एक बड़ा सा उसका ओपन कर देता है, अगर ये सपोर्ट नहीं करता है तो इमेज के ऊपर में फिर आप क्लिक कर दीजिए या ओपन लिंक के ना न्यू विंडो कर दीजिए, तो ऐसा आ जाएगा। फिर इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ है। नहीं नहीं नहीं, दोनों सेम चीज़ है। अंतर केवल पड़ेगा इस चीज़ में, इसी को अगर मैं लूँगा ना तो ये छोटा सा इमेज है बहुत। ये बनाया ही गया है इमेज थंबनेल इस चीज़ के लिए कि बाकी सारी शेयर्स के साथ हो, तो मैं केवल अगर छोटा थंबनेल चाहिए तो यहाँ से उठा लूँगा, बड़ा वर्जन चाहिए तो क्लिक करके यहाँ से उठाऊँगा उसको। ठीक है, वो मतलब एक ही है, ये वाला तरीका और ये वाला तरीका एक ही है, इसमें कोई रेजोल्यूशन का अंतर नहीं आता। अगर कोई बोल रहा है तो प्रोबेबली दे डोंट नो गूगल, कि गूगल ने ये सिस्टम ही ऐसा बना के रखा है। आप पहले ये करते थे, ये पुराना तरीका था, ओपन लिंक इन अ न्यू टैब।
ये पुराना तरीका था तो उसमें ऐसे खुल जाता था, यहाँ से ले आते थे इमेज। जी, ओपन इमेज एज, आई थिंक इसमें ये है ना, ओपन इमेज इन अ न्यू टैब, सेम चीज़ है, सेम चीज़ है वो, कोई अंतर नहीं है। ये भी तरीका वही है, ये भी तरीका वही, सेम रेजोल्यूशन भी वही आएगा। वो अलग इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जब आप वेबसाइट बनाने जाएंगे तो आप जो वेबसाइट ओपन करते हैं, जो चलती है, उसका एक चीज़ बता दूं, जैसे ये जितना भी चीज़ आप देख रहे हो, ये कोई ऐसा नहीं होता है कि किसी और के कंप्यूटर के अंदर वो डाटा रखा होता है वहाँ से उठा के ये चलाता है। फैक्ट बस इतना है कि वर्ल्ड का इंटरनेट जहाँ से चल रहे हैं, एक भारत से चल रहा है, एक अरब से चल रहा है, एक उधर से चल रहा है, वो अलग है, सुपर कंप्यूटर्स वगैरह वाला सिस्टम है। बेसिकली क्या होता है कि आप एक जगह पे सारा डाटा जाता है और वहीं से आप सब एक्सेस कर रहे होते हैं। हम जो इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं वो गूगल के सर्वर से एक्सेस कर रहे हैं, जो ये सब चीज़ दिख रही है। लेकिन ये सब आपके कंप्यूटर की टेम्पररी फोल्डर पे सेव होता है, तब आपको ये दिखता है। मतलब आप गूगल में जब यहाँ मैं द मोमेंट फैक्ट्री लिखता हूँ और एंटर मारता हूँ, तो वो क्या करता है, गूगल के सर्वर से जाके वहाँ से फाइल लेके आता है और फाइल लाके आपके कंप्यूटर की टेम्पररी मेमोरी के अंदर सेव करता है, फिर आपको यहाँ डिस्प्ले कराता है। आप डायरेक्ट एक्सेस कुछ भी नहीं कर रहे होते, इसलिए जब ये ऐसा दिख रहा होता है और लाइट गोल हो जाती है, यूपीएस पे बैटरी पे चल रहा है, नेट बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, फिर भी ये ऐसा ही दिखाता रहेगा। इसकी वैल्यू कम नहीं होगी, इसको सेव कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर पाओगे, आप सब चीज़ कर पाओगे, लेकिन इसका इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाओगे। यानी इसका जो कनेक्शन लाइन लिंक होगा वो ओपन नहीं होगा इंटरनेट बंद करने के बाद भी। तो क्या हो रहा है, ऑलरेडी इमेज आपके पास स्टोर हो जा रही है, इसलिए जितने भी ये आप ऑप्शन देखते हो ये सब एक ही होता है, राइट। तो अगर आप इमेज में टैब में ओपन करोगे तो भी सेम सेम रहेगा, अलग से भी टैब ओपन करोगे, ओपन इन अ न्यू टैब, तो भी सेम रहेगा। किसी किसी में बस ये लिंक होता है, हाइपर लिंक हो जाता है कि आप सीधा अंदर चले जाते हैं, वेबसाइट के अंदर चले जाते हैं। अदर देन दैट बाकी सारे लिंक्स जो होते हैं वो सिमिलर सेम रेजोल्यूशन के होते हैं। बस ऊपर से ना उठाएं, क्योंकि ये जितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बनी ही इसलिए हैं कि आपको, अब क्या है, सिस्टम यही है, सारा डाउनलोड आप सीधा सीधा अपने सिस्टम पे कर रहे हैं, यही सिस्टम है। वेबसाइट चलाने का सिद्धांत ही यही है कि पहले वेबसाइट आपके सिस्टम में लोड होती है, सेव होती है, उसके बाद ओपन होती है। ये इतना तेज होता है जो कि आपको पता भी नहीं चलता कि कब आ गया कब चला गया डाटा, राइट। तो जब ये इधर आता है तो इतनी सारी इमेजेस अगर फुल रेजोल्यूशन में आपके सिस्टम पे डाल दी जाएं तो आप ये मान लीजिए कि आपका सिस्टम जो होगा वो विद इन अ सेकेंड भर जाएगा, पूरा का पूरा, इवन होगा भी नहीं, क्रैश हो जाएगा, क्योंकि इतने 25,000 तो एक उसमें आपको मिलेंगे एक टैब में, और वो भी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस। तो नहीं होता, तो उस चीज़ को बचाने के लिए क्या किया गया है, छोटी छोटे वर्जन, उसके लोएस्ट रेजोल्यूशन वर्जन डाले गए। इन इमेजेस का साइज कितना होगा, केबीज में होंगी ये, है ना, ये 8 KB 10 KB की कोशिश करते हैं छोटे से छोटा। फिर आप इसमें क्लिक कीजिए तब वो लोड हो जाएगा आपके कंप्यूटर में, तब आपको अच्छा रेजोल्यूशन मिलेगा। तो आप अगर इधर से उठा रहे हैं तो आप वो 8 KB का छोटा वर्जन उठाते रहेंगे अपने कंप्यूटर के लिए, ठीक है। तो दैट्स हाउ वेबसाइट वर्क। पार्ट टाइम में वेबसाइट भी बनाता हूँ तो कौन सी, एवी ऑडियो, उसकी है वो, क्या बोलते हैं, AVI फाइल है, ये विंडोज़ का वीडियो का फॉर्मेट होता है। आपके, हम्म, हाँ, क्योंकि AVIF फाइल फोटोशॉप सपोर्ट ही नहीं करेगा। एक बार अब लैपी में है कि, हाँ, तो लैपी एक बार ओपन करके देखेंगे आज कि हम कैस प्रोसेस से डाउनलोड कर रहे हैं। प्रोबेबली हो रहा होगा कि आप भी अनस्प्लैश AVIF फॉर्मेट में, फाइल साइज क्या था, KB, KB लाइक क्वाइट शॉर्ट है, 61 KB मतलब बहुत छोटी इमेज है। अर्थक्वेक ओके, ठीक है, वैसे क्या बोलते, देखते हैं उसके फाइल को ओपन करके फॉर्मेट को देख लेंगे। प्रोबेबली ये भी आप भी शायद अनस्प्लैश से
थंबनेलिंग ही डाउनलोड हो रही है आपके में, तो हम प्रोबेबली देखेंगे उसको कैसे ओपन करके डाउनलोड करना है, तरीका देख लेंगे। दूसरा चीज़, हाँ मैं फैक्ट्री सर्च कर रहा था, कहाँ गई, राइट, हमने ले लिया फैक्ट्री, और अभी तक किसी ने मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। एम जी स्क्वायर, ये पढ़े तो हैं हम लोग ने ना। करेक्ट, आइंस्टाइन ने बनाया था इसको। अब इमेज को मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके फ्लिप कर रहा हूँ ताकि इसके ये जो मुहाने हैं ये बाहर रहें। ठीक है, करना क्या है, कंट्रोल टी, राइट क्लिक और फ्लिप। कंट्रोल टी से क्या होगा, नहीं, कंट्रोल टी से फ्लिप नहीं होगा, फ्रेम, इसको ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो बोलते हैं। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी बहुत ज़रूरी है, हमें बिल्कुल बराबर रखनी होगी। तो अगर जैसे ही मैं बोलूँ कि कंट्रोल टी से क्या होगा, तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती है ये, तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो बोला जाता है। इसमें तीनों ऑप्शन मिलते हैं, मूव कराने का, रोटेट कराने का और स्केल करने का। ठीक है, अब इसको हम एंटर करते हैं, और इसी में जब हम राइट क्लिक करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो में, तो हमको और भी कई ऑप्शंस मिलते हैं इसके अंदर। ठीक है, इनमें से एक ऑप्शन है फ्लिप वाला, जो कि इमेज को फ्लिप कर देता है, और कुछ ऑप्शंस होते हैं जो पर्सपेक्टिव में इसको स्क्यू करते हैं, स्क्यू, डिस्टॉर्ट, पर्सपेक्ट, वार्प कर सकते हैं। इसका यूज़ क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे वार्प किया, वार्प का यूज़ होता है जब आप इमेज को मोल्ड करना चाहते हैं। लेयर को रेस्टोराइज करने की ज़रूरत नहीं होती है इस चीज़ में, लेकिन आप कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने बिना रेस्टोराइज के इसको लेके आया था, क्योंकि मैं इसको ओपन कर चुका था। ओपन कर लेंगे तो वो रेस्टोराइज स्मार्ट ऑब्जेक्ट में नहीं आता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको रोटेट कर देता हूँ और वैल्यू छोटी कर देते हैं, एंड देन लेयर मास्क। ठीक है, और कंट्रोल आई, ब्रश लेंगे, और यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश ले रहा हूँ मैं। ठीक है, और ओपेसिटी और फ्लो जो है वो थोड़ा सा कम कर देता हूँ, यानी कि मेरा जो स्ट्रोक है वो थोड़ा लाइट हाथ से पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो प्रेशर होता नहीं है, माउस तो एक ही प्रेशर पे काम करता है। तो आप जब इसको यहाँ से कम कर देंगे ना, तो ये प्रेशर को ही कम कर देगा। तो अब मैं जब क्लिक करूँगा तो इमेज एक बार में पूरी नहीं दिखाई देगी, मुझे बार बार क्लिक करना होगा तब वो क्लियर आएगी। इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, इससे मैं कंट्रोल कर पाऊंगा कि कितना हिस्सा मुझे दिखाना है, कितना छिपाना है। ठीक है, जैसे अभी हमने ये हिस्से लिए हैं, अब मुझे ये हिस्सा नहीं चाहिए, तो मैं ब्लैक पेंट करना शुरू कर दूंगा, और हल्के हाथों से कौन से हिस्से मुझे दिखाने हैं, कौन से नहीं दिखाने हैं, उनको मैं, जो नहीं दिखाने हैं उनको हाइड कर दूंगा। अब मुझे ये हिस्से नहीं दिखाने हैं, तो इससे फ़ायदा होता है कि मैं बार बार डिसाइड कर सकता हूँ कौन सा हिस्सा दिखाना है, कौन सा नहीं दिखाना है। और जिसको हमको एकदम एक्यूरेट दिखाना है उसने को हम पेंट कर देंगे। केवल लेयर मास्क में हमको प्रॉपर्टी मिलती है। अब जितना क्लीन चाहिए तो उतना छोटा और डिटेल में काम करना पड़ेगा।
हाँ, हम ब्रश, जी इसको ब्रश से ही करना होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको आपका जो सिलेक्शन टूल है वो काम नहीं आएगा। हम स्काई को थोड़ा सा रिमूव कर रहे हैं यहाँ से, और कौन से, शो शो उसको एक डायरेक्शन पे कर दीजिए अगर, ठीक है। और इमेज को या हमारे मास्क को हम यहाँ से स्मज कर लेंगे जो हमने प्रीवियसली किया हुआ था। और या फिर अगर इमेज को आपको एज इट इज़ फाइनल करना है, यानी चॉप करना है, जितना आपने सेलेक्ट किया आप चाह रहे हैं, अभी तो फिलहाल क्या है, इमेज स्टोर्ड है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये इमेज ही बन जाए, इतना ही दिखने वाली इमेज तैयार हो जाए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसको जब मास्क पे डिलीट करने जाते हैं तब यहाँ पे ऑप्शन पूछता है अप्लाई मास्क टू लेयर बिफोर रिमूविंग। दैट मीन्स अगर आप जैसे ही इसको सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं, इट विल शो यू समथिंग लाइक दिस, और आप इसको अप्लाई कर देते हैं तो इमेज जो होती है वो वैसी ही बन जाती है, ठीक है। अब इसके बाद आप इसमें स्मज ले लीजिए और स्मज को फैला दीजिए इधर। जो हम वेन्स में दिखाना चाह रहे थे वो हम यहाँ से दिखा सकते हैं कि इससे क्या होगा कि इसका जो बेस है वो ऐसा लगेगा कि वो इधर से ही जनरेट हो रहा है, rather देन ऐसा लग रहा है कि जैसे स्ट्रेट रखे हुए हैं, उसके बजाय आप इसको ऐसा कर देंगे तो ऐसा लगेगा कि इधर से ही जनरेट होने वाली इमेजेस हैं ये। स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे यहाँ से तो आप ज़्यादा हिस्सा खींच पाएंगे, राइट, और ज़्यादा देर तक खींच सकते हैं उसको। लेकिन स्ट्रेंथ थोड़ा कम रखिए अभी शुरुआत में, क्योंकि आप उतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए क्या करिए, थोड़ा सा इसको कम रखिए। वो फ्लो आने तक, जैसे ही फ्लो आ जाएगा सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कि इधर से ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, और गाड़ी भी निकल रही है, सिगरेट का धुआं भी आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिगरेट का जो हमने धुआं क्रिएट किया हुआ था इसको हम इरेज कर देंगे, केवल स्मोक को, क्योंकि धुएं का कलर मुझे सूट नहीं कर रहा, मुझे नहीं लग रहा कि वो एक्यूरेट जा रहा है। और जो गाड़ी है उसका भी जो धुआं है उसको हम रिमूव कर लेते हैं, बस थोड़ा सा यहाँ से निकलते हुए दिखाने के लिए। ठीक है, क्लीन अप कर लेंगे बाकी चीज़ों को। अब हमारा जो, ओके ये फ्रेम है इसको अलग कर देते हैं। अब जो हमारा बाकी इमेजेस हैं उसको भी यहाँ फिक्स करते हैं, और एक सबसे पहले तो स्पंज हमें चाहिए जो लंग्स को ये दिखाए कि वो अब ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि इतना सारा धुआं, इतनी सारी चीज़ें, पॉल्यूशन उसके लंग्स को ख़राब कर रही हैं। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें चाहिए होगा लंग्स, कुछ ऐसी चीज़ जो रिजेंबल करे कि ये चीज़ ख़राब हो रही है, ठीक है। तो अब क्या ऐसी चीज़ हो सकती है, एक तो हमने स्पंज सर्च किया हुआ था, है ना, और रस्टिंग, जंक लगा हुआ स्पंज मिल जाएगा, खाली रस्टिंग, तो फिर वो लोहे का रस्ट नहीं आ जाएगा, मिल गया था, ओके 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 ओके। आई थिंक दिस वन एक्चुअली वर्क्स, हाँ,
तो इसको हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे न्यू टैब में, क्योंकि यहाँ से लेंगे तो वो छोटा इमेज आ जाएगा। पेंटिंग डिप्स है, किसी की पेंट है, ये स्पंज भी नहीं है। और देख रहे हैं वो स्पंज से, हाँ स्पंज से पेंटिंग क्रिएट किया है। डिप्स है ना, डिप्स, तो लगा के स्पंज मारा हुआ रहता है, उसको डिप बोलते हैं। तो वो सेव इमेज, सेव दे नहीं रहा हमें, तो ओपन इमेज, और अब सेव कर पाएंगे, तो इसको सेव कर लेते हैं। ये एक्चुअली हम ले आएंगे हमारे इमेज, यहाँ पे ले आएंगे, एंड वी आर गोना टर्न इट इनटू अ रेस्टराइज लेयर, और इसको क्लिप कर देंगे, राइट। क्लिप करेंगे तो क्या होगा, वो पूरा उसके अंदर चला जाएगा। ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो ऊपर ही में ही था। ऑल्ट दबा के जैसे ही मीडियम पे जाएंगे क्लिप हो जाएगा, बस क्लिक करना होता है, ऑल्ट दबाए रखिए, कर्सर जो है दोनों लेयर के बीच में ले जाइए और क्लिक कर दीजिए, फिक्स हो जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, ये हिस्सा रस्ट दिखाना है, ये तो साफ दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इस हिस्से को इरेज कर देंगे। इरेज करने के लिए हमारा ई शॉर्टकट है, सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट दबा के मैं बिल्कुल साइड से इसको फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि बीच से वो हिस्सा गायब हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फैक्ट्री भी छिप गई है, और हमारी बाकी सारी चीज़ें और लंग्स की जो आर्टरीज और वो सब था वो भी छिप गया। तो इस चीज़ को नेचुरल दिखाने के लिए, यानी पीछे वाले हिस्से से मिक्स कराने के लिए हमको क्या करना होगा, इसकी फिल की वैल्यू थोड़ी सी कम करनी होगी। ठीक है, फिल की वैल्यू कम करेंगे तो वो क्या होगा, पीछे की ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, क्योंकि आपका जो क्वेरी आया है वो डेफिनेटली बिल्कुल करेक्ट चीज़ है, कि अगर आप उसके ऊपर में इमेज डाल देंगे तो पीछे वाला जो आपने जो बेस बनाया था जिससे आर्टरीज वगैरह से निकलते हुए नज़र आ रहा था, वो चीज़ तो डल हो जाएगी। तो हमें इसको कैसे टॉप करें, इसको हम फिक्स कैसे करें, तो इसको फिक्स करने के लिए ब्लेंडिंग ऑप्शंस होते हैं, यानी कि इमेज को एक दूसरे के साथ ब्लेंड कराया जाता है। ठीक है। अब ब्लेंडिंग ऑप्शंस काम कैसे करते हैं, इस चीज़ की एक प्रैक्टिस मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप ये इमेजेस वाला जो पोर्शन है ये चलता रहेगा, ये लंबा चलेगा, क्योंकि हमें इमेज मैनिपुलेशन अच्छे से करना है। तो यहाँ तक अभी फ़िलहाल इसको रोक रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि आप इमेजेस कैसे फिक्स कर रहे थे, कटिंग कैसे कर रहे थे, मास्किंग कैसे कर रहे थे, और स्मज कैसे कर रहे थे। ठीक है। अब आपको मैं इसको मैं सेव कर रहा हूँ, और अभी नेक्स्ट उस तरफ वाला भी क्रिएट करेंगे, बट हम यहाँ आ जाते हैं, और आपके लिए अब हम एक और प्रैक्टिस दे रहे हैं, जो कि आपके वर्क को, उसी वर्क में इस टेक्निक का भी यूज़ होगा, जो कि है ब्लेंडिंग मोड, राइट। अब ब्लेंडिंग मोड्स जो हैं वो कैसे काम करते होते क्या हैं, ब्लेंडिंग मोड्स का मतलब बेसिकली ये होता है कि ऊपर की इमेज को नीचे वाली इमेज के साथ ब्लेंड करना, यानी मिक्स करना, ये उनका पर्पस होता है। ठीक है। अब किस बेसिस पे किए जाते हैं, तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक आप अनस्प्लैश में ही जाएं या किसी में भी जाएं, मैं इसको अनस्प्लैश ले रहा हूँ। ठीक है, अनस्प्लैश में हम एक फोटोग्राफी इमेज ले रहे हैं। फोटोग्राफी रॉ सेलेक्ट करेंगे तो आपको रॉ इमेज मिलेगी, या कैरेक्टर की रॉ इमेज मिलेगी। कोशिश कीजिए आपको ब्लैक और वाइट ही मिले, तो आप यहाँ पे ब्लैक और वाइट सर्च कीजिएगा। जब अब धीरे धीरे हम इमेजेस के साथ जा रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखें, जैसे ही इमेज थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगी ना, तो शेप बनाने का सिस्टम छूट जाएगा। तो इसलिए जितना हो सके अभी शेप वाले में बनाने में ध्यान दीजिए। जब तक जैसे ही ये इमेज वाला शुरू हुआ, तो फटाफट फिर इमेज ही एडिटिंग में पूरी टेक्निक्स अप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो विन, हाँ, फिर मोनोक्रोम ऐसे अप्लाइड नहीं होगा। मोनोक्रोम फिर सिलेक्शन बस ले लेके मोनोक्रोम ब्लेंड मारते जाना रहेगा, वो एक अलग चीज़ है, राइट। तो शेप बनाने का जो है ना, फिर बाद में डिजिटल पेंटिंग और वेक्टर आर्ट पेंटिंग जब करेंगे तभी आएगा। बीच में पूरे ग्राफिक कंटेंट में इमेजेस पोस्टर्स, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है।
तो अभी जैसे मैं यहाँ पे कोई ब्लैक एंड वाइट इमेज ले रहा हूँ, लेट्स से ये भी एक अच्छी इमेज थी, ये भी एक अच्छी इमेज है। हम यहाँ पे कोई एक ब्लैक एंड वाइट, जस्ट सिंपल ब्लैक एंड वाइट इमेज ले रहे हैं और श्रीकांत जम जाएंगे, उनके ऊपर जाएंगे। मेरे पास हवा नहीं आएगी। तो यहाँ हमें कुछ उतना ज़्यादा खास नहीं मिल रही जितना हमें गूगल में मिल जाएगी, तो चलिए बिहांस में भी आ जाते हैं। बिहांस में तो बहुत सारे मिल जाएंगे, अच्छे खासे मिलते हैं उसमें भी, फोटोग्राफी ब्लैक एंड वाइट। और यहाँ पे मैं एक्चुअल में ना ज़्यादा वाइट और ना ज़्यादा ब्लैक ढूंढ रहा हूँ। मैं यहाँ पे कौन सी ढूंढूंगा इमेज जो हल्की ग्रे शेड में होगी। ठीक है, ठीक, तो लेट्स गो फॉर दिस कैट। कैट अच्छी दिख रही है ना। तो टूल्स में जाके थोड़ा सा लार्ज कर दूं, क्योंकि मुझे अच्छे रेजोल्यूशन पे काम करना है। ठीक है, और गुड ओल्ड इमेजेस में कई कॉम्पोजिशंस अच्छे बन सकते हैं। ओके, देयर इज आई दिस वन, इसको चूज करते हैं या कैरेक्टर चूज करें, आप लोग बताइए। पिक पिक वन। ओके, तो कैरेक्टर इमेजेस के साथ वर्क कर लेते हैं। सीनरी, ये वाला क्लियर, थोड़ा आर्टिस्टिक वे में जाएंगे। वेब पी फॉर्मेट में ओपन होगा, तो इसको फिर हम कन्वर्ट कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग। इस इमेज को ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये प्रैक्टिस आपकी ब्लेंड की प्रैक्टिस होगी, यानी कलर ब्लेंड्स किस तरीके से काम करेंगे। तो आप प्रोबेबली इसके लिए एक वो ले लीजिए, पोर्ट्रेट ले लीजिए ना, क्योंकि ये वाले में स्क्वायर में आप ज़्यादा अच्छे से उसको पोर्ट्रे नहीं कर पाएंगे। हाई रेजोल्यूशन थी, इसके कारण से मैंने छोटी इमेज को भी स्ट्रेच किया तो बराबर से आ गई। अब आपको ब्लेंडिंग मोड्स देखने होंगे। तो हमने प्रीवियसली बात की ऊपर का इमेज को नीचे के इमेज पे ब्लेंड करने के लिए, इसका मेन मकसद वो होता है। और ये काम कैसे करता है, कलर्स के ऊपर काम करेगा। तो कलर्स कैसे होते हैं, मैंने बताया था डिजिटल इमेज 5 कलर्स में डिवाइड होती है, रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक और वाइट। ब्लेंडिंग भी इन्हीं पांचों के ऊपर होती है। ठीक है, इन्हीं पांचों को ध्यान में रख के की जाती है, राइट। तो इस प्रैक्टिस के लिए आपको सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेक्शन के लिए लैसो टूल ले रहे हैं, राइट। और ब्लैक एंड वाइट इमेज के ऊपर में आपको लेना होगा एक लेयर 2, एंड देन आप सिंपली सिलेक्शन लेंगे फेस का। मैं क्लिक नहीं छोड़ता ना, राइट। तो इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट, कि आपका जो लैसो है वो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना। लेकिन फ्री हैंड रहने से ये होता है कि थोड़ा सा रैंडम लाइन क्रिएट करने में हेल्प मिल जाती है। ऐड कर लेंगे इसको। ठीक है, हमारे पास ये भी आ गया, इसको ऑल्ट कर लेंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव बना लेंगे। मैं अभी लेसो इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि और भी अच्छे टूल्स हैं इसमें,
लेकिन लेसो सबसे बेसिक शुरुआत के लिए अच्छा है ना, तो आपका कंट्रोल भी अच्छा होगा। बाकी उसके बाद फिर जो पेन टूल्स आ जाएंगे तो फिर आपको लेसो कभी लगेगा नहीं, आप वापस नहीं जाएंगे लेसो के पास। लेकिन लेसो का कंट्रोल किसी अलग वर्क के लिए या जल्दी क्विक सिलेक्शन वर्क के लिए, या फिर बोलना चाहिए माउस के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए अच्छा रहता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले फेस सेलेक्ट किया और हमने स्किन शोल्डर सेलेक्ट किया। अब बचा हाथ, तो हाथ को सिलेक्शन ले लेते हैं। कैसे? हाँ, ऐड ऑन करके हमको रखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही सेलेक्ट करना है। आप चाहे तो उसको बाकी के लेसो जैसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने मैग्नेट वाला लेसो यूज़ किया था या पॉलीगोनल लेसो यूज़ किया था, तो आप दोनों में से कैसे भी सेलेक्ट कर सकते हो। हम हमारा मेन मकसद ये है कि हमें केवल इमेज के सर्टेन एरियाज, जैसे स्किन एरिया है उसको हमने सेलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि हम इसको रियलिस्टिक स्किन में टर्न करेंगे, राइट, इसमें कलर्स पुट करेंगे और कलर्स ऐसे लगने चाहिए कि वो उसी स्किन के हैं, राइट। तो लेयर लिया, सिलेक्शन बनाया और इसमें अब मैं एक स्किन पुट करूंगा। तो स्किन के लिए कौन सा कलर मैं पुट करूंगा, इसके लिए कलर पैलेटिंग आप कर सकते हो। दैट मीन्स आप कोई भी एक ये गर्ल जो है ये हवाईयन गर्ल ज़्यादा लग रही है। हवाई एरिया है एक, सुने हैं उसके बारे में? हवाई जो है वो क्या बोलते, वहाँ पे एशियन टाइप के दिखने वाले लोग रहेंगे, लेकिन उनकी स्किन जो है वो हल्की सांवली होती है। तो जबकि जापान चाइना वगैरह में बिल्कुल गोरे होते हैं। तो जो हल्की सांवली होती है ये एशियन लोगों का एरिया है हवाई, जो कि वियतनाम वगैरह एरियाज़ के पास पड़ता है। और वहाँ पे बहुत सारे, उनका रीज़न ये है कि वहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनोज हैं, एक्टिव वॉल्केनो हैं, तो फटते रहते हैं, तो पूरा एरिया जो है वो वैसे ही डार्क रहता है। तो उसके कारण स्किन पे असर पड़ा है हीट के कारण। तो इधर पे हमको हवाई का कोई भी, अगर आपको पैलेटिंग करनी है हवाई सिटीज़न या हवाई, वहाँ सिटीज़न में चप्पल आती है, सिटीज़न चप्पल भी चल रही है, हवाई पीपल सर्च करेंगे तो आपको उनके स्किन स्किन टोन्स एंड स्किन कलर मिलेंगे। ठीक है, तो दिखेंगे वो तो हल्के से चाइनीज टाइप के बोलते हैं ना, जिनको लाइक एशियन बोलते हैं, एशियन टाइप के दिखेंगे, लेकिन उनका स्किन जो होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है, राइट। सो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इसी स्किन को डालेंगे। तो हो सकता है आप इमेज लेके आ जाइए वहाँ से, स्किन कलर उठा लीजिए, राइट। आई पिक आई शॉर्टकट है कलर का, तो आप वहाँ से उठा सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने से सेलेक्ट कर लेना। कौन से वाले को? कलर पिकर को? नहीं, कलर पिकर को लाने का यही शॉर्टकट है, यहीं पे कलर पिकर रख लेते हैं इसको। यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन होता है, इसमें ह्यू क्यूब होता है, ह्यू क्यूब ले लेंगे तो वो डायरेक्ट वही आ जाएगा। तो आप यहीं से सेलेक्ट कर लीजिए, इधर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये पूरे ऑप्शंस हैं आपके पास वर्क करने के, ब्राइटनेस क्यूब, कलर व्हील, ह्यू क्यूब, ग्रे स्केल, HSB स्लाइडर्स, है ना, ये अलग अलग तरीके हैं कलर्स को सिलेक्शन करने के लिए। तो ये नहीं है तो ये है, लेकिन पुराने वर्जन्स में ये नहीं था। अभी CSE वर्जन्स में सब में मिलेगा ये। ठीक है, सेलेक्ट करना है, ऑल्ट बैक स्पेस करना है, आपके पास क्या आ जाएगा, एक फ्लैट इमेज आ जाएगी। और बस नॉर्मल में क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए लेयर के ऊपर में नॉर्मल ऑप्शन होता है। ठीक है, ये होते हैं ब्लेंडिंग मोड्स, राइट, ये ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं। चश्मा नहीं पहने होते? ओह हो जाता है, कई बार चश्मा भूल जाते हैं लोग, ये रहता है, इसलिए मैं उतारता ही नहीं हूँ कि भूलने का टेंशन ना रहे।
हो जाता है। सो यहाँ पे लेयर के ऊपर में ब्लेंडिंग मोड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अभी ये नॉर्मल पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, इसको कैसे समझना है उसमें देखेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको सिंपल इसको कलर पे रखना होगा, सीधा। नॉर्मल में ये ऐसा था और कलर में ये ऐसा है, राइट। एक बार में ब्लेंड होता है पूरा का, है ना। यही सृजन सर ने किया था, लगाए थे फट से ब्लेंड मार दिए थे, ठीक है। तो इसलिए हमने बोला ना वो टेक्निक में पहले नहीं जाएंगे। उन्होंने सारा अलग किया, नहीं 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 नहीं। ब्लेंडिंग जो है वो इसीलिए कि ऊपर का कलर नीचे के कलर पे जाए, ठीक है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि दिस इज 29 ब्लेंडिंग मोड्स, और 29 ब्लेंडिंग मोड्स हैं, तो कौन सा ब्लेंडिंग मोड किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे वो तो पता ही नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो आज जो एक्सरसाइज है वो कलर ब्लेंडिंग मोड पे मैं दे रहा हूँ आपको। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल है। पहले इसकी मीनिंग बता देता हूँ, थोड़े से इफेक्ट बता देता हूँ, और आपकी ये प्रैक्टिस होगी कि ब्लैक एंड वाइट को कलर में टर्न करना होगा, पूरी इमेज को, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिंपल है, 5 कलर्स ध्यान में रखिए, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू एंड ब्लैक एंड वाइट। नॉर्मल एंड डिजॉल्व, यहाँ पे देख रहे हैं सर्टेन, आपको ये दिख रहा होगा लाइन से डिवीजन बनाया हुआ है, ये डिवीजन से कलर्स के डिवीजन बनाए हुए हैं, ठीक है। तो नॉर्मल से डिसॉल्व क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट के लिए बनाया गया है, यानी कोई ब्लेंडिंग नहीं करना हो वो वाला मोड है ये, नॉर्मल और डिसॉल्व, ठीक है। ये इन्हीं चीज के लिए। डार्कन ग्रुप जो होता है, डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर बर्न एंड डार्कर कलर, इस पूरे को बोलते हैं डार्कन ग्रुप। ये ग्रुप जो होता है ये ब्लैक पे असर करता है, ब्लैक पे। कोई भी इमेज का जो आपका ऊपर में जिस इमेज पे आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसका ब्लैक या उसका कलर नीचे वाली इमेज के ब्लैक पे डाल देगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्लैक ब्लैक हिस्सों पे असर करेगा, ब्लेंड करेगा, और वाइट वाइट हिस्सों को छोड़ देगा। बिल्कुल नहीं, वाइट वैल्यूज में भी ग्रेज वैल्यूज हैं, ये कंप्लीट वाइट नहीं है। तो जितना कंप्लीट वाइट है उतने में कोई आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, केवल केवल कलर वहां पे डाल दिया है, फ्लैट कलर डाल दिया है, ठीक है। तो ये ब्लैक्स में आपको समझ में आया, ये ब्लैक्स में असर करेगा, क्लियर हुआ जी। मतलब ये वाइट को ओमिट कर देगा, जीरो कर देगा। इसका अगर एक और तरीका मैं बताता हूँ जिसको यूज करने के तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेट्स जस्ट से मेरे पास एक पैटर्न है, कोई एक पैटर्न मैं सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स जस्ट से दिस पैटर्न, या थोड़ा सा इजी पैटर्न ले लेते हैं ताकि देखने में समझ आएगा, ठीक है। ये पैटर्न है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे सब वेब पी फॉर्मेट में आ रहे हैं, और मैं नहीं चाह रहा कि मैं क्विकली उसको फटाफट चेंज कर लेते। लेट्स से टेक दिस वन, जेपीईजी में आया है, ठीक है। और यहाँ से उठा के इसको हम एक नई जगह ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि ये पैटर्न हमारा क्या बोलते हैं बैकग्राउंड पैटर्न है, ठीक है, ये मेन पैटर्न है। अब अगर मैं कोई एक इमेज लाऊं जिसमें लेट्स जस्ट से ब्लैक एंड वाइट इमेज ले लेते हैं, ठीक है, एंड आई एम टेकिंग प्रोबेबली दिस वन, ये यिन यांग का इमेज ले लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास यिन यांग की इमेज आ गई है, और इसको भी यहाँ पुट कर देते हैं, राइट। अब ये वाइट हिस्से हैं, ये हिस्सा ब्लैक है, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई पे डालता हूं तो देखिए वाइट हिस्सा कहाँ गया, गायब हो गया, ब्लैक हिस्सा है, ठीक है। अब ये जितने भी आप देख रहे हो सारे के सारे जो हैं वो ब्लैक हिस्सों पे काम कर रहे हैं,
ठीक है। अब यही चीज मैं स्क्रीन पे कर दूं तो क्या हुआ? अभी क्या किया उसने, व्हाइट को ओमिट कर दिया, राइट। ब्लैक को क्या किया, गायब कर दिया, इनविजिबल कर दिया। ये कलर पे ले जाऊंगा तो क्या होगा? अब कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। रीजन ये है कि मैंने सबसे पहले एक टर्म आपको बताया था, 100% वाइट और 100% ब्लैक पे कोई असर नहीं करता है, कोई ब्लेंड असर नहीं करता है, राइट। इस चीज़ को ध्यान में रखें कि 100% वाइट और 100% ब्लैक में कोई काम नहीं कर सकते आप। ये 100% वाइट और 100% ब्लैक है। इसलिए जब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये ब्लैक हिस्से को नीचे वाले हिस्से के साथ ब्लेंड करना चाहता है, लेकिन ब्लेंड नहीं कर पाता। और वाइट वाला हिस्सा क्या होता है, वो उसको ब्लेंड कर ही नहीं सकता, इसलिए माइनस कर देता है, जीरो कर देता है। ये केस जो है वो केवल इसके साथ है, ब्लैक और वाइट इमेज के साथ होता है। तो कभी कभार इसका एक्स्ट्रा यूज जो मैं बता रहा हूं, यहाँ पे हम ये वाली इमेज में, इसको बंद कर देते हैं, ये वाली इमेज में हमारे पास जो ये कलर है, ये 100% वाइट या 100% ब्लैक नहीं है। इसमें कितना वाइट और कितना ब्लैक है, तो इसमें 50% वाइट और 50% ब्लैक है, ठीक है। तो इससे ये प्रूव होता है कि ऊपर वाला जितना भी हिस्सा है वो किस पे असर करेगा, केवल ब्लैक वैल्यू को ब्लेंड करेगा। और जितना वैल्यू वाइट का 100% है उतने वैल्यू पे वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तो कलर जो होगा उसी को छाप देगा वहां पे, एज इट इज कलर छापेगा, वहां कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी। इसलिए जब आप इसको मल्टीप्लाई पे सेट करते हैं तो देखिए, डार्कन पे सेट करते हैं तो डिटेल्स मिस हो जाती हैं। क्यों मिस हो जाती हैं? क्योंकि इन डिटेल्स पे ब्लेंड नहीं हो रहा है, और जिनमें ब्लेंड हो रहा है वहां देखिए बराबर से। अब इनको कैसे समझना है, यहां से लेकर यहां तक कैसे होगा? तो ये जितने ग्रुप दिख रहे हैं ये परसेंटेज पे हैं। डार्कन जो होता है वो इमेज की, अभी आप लोग ने मोनोक्रोम समझा है तो इसलिए मैं इस वर्ड पे काम कर रहा हूँ, राइट। अगर मोनोक्रोम नहीं समझ में आया तो ये समझ नहीं आएगा। ये बिल्कुल सिंपल फैक्ट है, मोनोक्रोम नहीं समझ में आया तो ये नहीं समझ आएगा, ठीक है। सिंपल क्या है, देखिए ये जो कलर है इसका 50% वाइट और 50% ब्लैक है। ये कैसे पता चल रहा है? ठीक है, ब्राइटनेस से, ठीक है, लिखा हुआ है। ये ब्राइटनेस से पता चल रहा है, राइट। ये 50% वाइट ब्लैक एरिया और ये 50% वाइट एरिया कहलाएगा, ठीक है। अब आप अपने दिमाग से कलर्स को जीरो कर दीजिए, कलर्स को मत ध्यान दीजिए, आप केवल इस वैल्यू को ध्यान दीजिए, 50% ब्लैक 50% वाइट। ये 50% वाइट है, ये 50% ब्लैक है, यही है ये। अब इसको मैं ब्राइटनेस कर देता हूँ, ऐसे समझिए, यहाँ से डार्क होता जाएगा, यहाँ से लाइट होता जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर ये समझें कि ये ब्राइट है और ये ब्लैक है, तो जब ब्लेंड होगा तो डार्कन जो है वो 75% ब्लैक जो वैल्यू होती है, जहाँ पे वो 50 है वहाँ वो 75% ब्लैक पे असर करेगा। यानी 50 से लेकर नीचे कितनी वैल्यू जाती है? 25 तक नहीं, हाँ मतलब 25 तक जाएगा, क्योंकि 50 से लेकर 0 तक ब्लैक आता है ना। तो उससे 50 से लेकर जो 10 तक की वैल्यू हमने मानी थी उतनी ही यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 10 to 25 जो वैल्यू आती है ब्लैक की, उसी में ब्लेंड काम करेगा। डार्कन मोड सेलेक्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई सेलेक्ट करेंगे तो 50 से लेकर जो शेडोज होंगी, मिड टोन शेडोज जिसको बोलते हैं, मिड टोन का मतलब क्या होता है, जो इमेज के जो मिड एरियाज होते हैं, ये वाला जो सेक्शन होता है,
ये वाला जो सेक्शन होता है ये मिड है, ये ना ज़्यादा चमकीला है ना ज़्यादा डार्क है, मिड वाला एरिया है। मिड वाले एरिया पे मल्टीप्लाई काम करता है। तो इसलिए क्या किया उसने, बाकी एरियाज जिनमें ब्लेंड हो सकता है उसमें उसने ब्लेंड किया जितना उसको वैल्यू मिल रही थी, राइट। डार्कन जो होगा वो क्या करेगा, जहां जहां 75%, मतलब 10%, अगर 10 ब्राइट वैल्यू है, ब्राइटनेस जो है वो अगर 10 है, ये 10 है अगर, इस इमेज में आप ये सिलेक्शन लो और ऐसे चेक करो ये हिस्सा, ठीक है, कितना ब्राइट है ये, 12% ब्राइट है, करेक्ट। डार्कन ऑन किया तो ब्लेंडिंग हो रहा है इधर, ये ब्लेंड नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि डिटेल्स ही नहीं दिख रही हैं। डिटेल्स हैं, जबकि यहाँ नोज की डिटेल्स आपको दिख रही है इधर पे, है ना, इधर पे बाकी डिटेल्स नज़र आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो देखो ये कोई डिटेल दिखती है आपको? नहीं, दैट मीन्स यहाँ ब्लेंड नहीं हो रहा है, यहाँ मर्ज नहीं कर रहा है। तो वो कौन से एरियाज में मर्ज कर रहा है? केवल ये एरियाज में, यानी 30% से लेकर 12% के बीच में जितने कलर आएंगे उन्हीं पे ब्लेंड होगा जब हम डार्कन पे होंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप देखो ओवरऑल बहुत सारी जगह हैं जहां पे हो जाता है। तो क्या होता है, मल्टीप्लाई की रेंज ज़्यादा है, यानी 30 से लेकर 50 तक की रेंज है पूरी, तब कहीं जाके आप आसानी से उस पूरे में मल्टीप्लाई की रेंज ज़्यादा हो जाती है। ऐसे ही जब आप कलर बर्न में आ जाते हैं तो रेंज और बढ़ जाती है। लीनियर बर्न में और ज़्यादा रेंज, और डार्कर कलर में यहाँ तो बिल्कुल ही कम हो जाता है। ये परसेंटेज ब्लैक के परसेंटेज पे काम होता है, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है आप इसमें सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई ही यूज़ करते हैं, डार्कन और मल्टीप्लाई यूज़ होता है, नहीं तो कलर बर्न यूज़ होगा। अदरवाइज इसके अलावा और ये वाले जो है ना, ये बहुत पिक्यूलियर वैल्यूज़ होती हैं, बहुत मार्जिनल वैल्यूज़ होती हैं, उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इसको कई बार ब्लैक और वाइट के साथ यूज़ किया जाता है। तो अगर आप इसको लीनियर बर्न पे डन, बिल्कुल, जितने भी ऊपर दिख रहे हैं ये पूरे ब्लैक वैल्यू के साथ होंगे, ठीक है, ब्लेंडिंग ब्लैक के साथ करेगा। और नीचे के ये जितने हैं लाइटन से लेकर लाइटर, वो वाइट के साथ काम करेंगे। इसलिए अगर आप अब देखो तो यहाँ पे डिटेल्स नहीं दिख रही, रीज़न क्या है, ब्लैक के साथ ये काम ही नहीं करता, तो ब्लेंडिंग वहाँ होगी ही नहीं। जिसके साथ ब्लेंड हो जाएगा वहाँ वो मिक्स हो जाएगा। ब्लेंड का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग करना ही तो मतलब होता है। सारी चीज़ों को आप मिक्सी के अंदर डाल देते हो और चला देते हो, तो होता क्या है, सब चीज़ एक हो जाती है, करेक्ट। बस वही चीज़ यहाँ पे भी होती है। ओ, किसका? इसको लाइटन ग्रुप बोलते हैं। ये सब इधर ही से आता है, ये डार्कन ग्रुप कहलाता है, ये लाइटन ग्रुप कहलाएगा। तो ये ब्लैक यानी काली वैल्यूज के ऊपर ब्लेंड करेगा, और ये सफ़ेद वैल्यूज के ऊपर ब्लेंड करेगा। तो देखो कलर डॉज, करेक्ट। मल्टीप्लाई में कैसा शेड आया, चॉकलेटी शेड आया स्किन का, और कलर डॉज में ब्राइट शेड आया स्किन टोन का, क्योंकि ये वाइट कलर के ऊपर ब्लेंड कर रहा है और ये ब्लैक कलर के ऊपर ब्लेंड कर रहा है। बस सिंपल यही फंडा है, ब्लैक एंड वाइट, लाइट्स एंड शेडोज के ऊपर ही डालना होता है कलर। ओवरले ऑन दी अदर हैंड इस इमेज में असर नहीं दिखाएगा। आप जो देख रहे हैं ब्लेंड, ये ब्लैक और वाइट के ऊपर ही हो रहा है, लेकिन ओवरले ग्रुप जो होता है ये पूरा आरजीबी के ऊपर में डालने के लिए होता है। अब आप बोलेंगे यहाँ तो ब्लेंड दिख रहा है मुझे, सीधी सी बात है, कैसे दिख रहा है मालूम? नीचे जो इमेज है ब्लैक एंड वाइट, अब आप इसको ऐसा समझिए, 5 गिलास हैं आपके पास, पांचों गिलास में 3 गिलास में रेड ग्रीन ब्लू डला है, एक में ब्लैक और वाइट, ठीक है, ये 5 गिलास हैं आपके पास। अब ऊपर की इमेज जो है ये वाली,
ये 5 गिलास हैं जिसके अंदर ब्लैक और वाइट भी डला हुआ है और रेड ग्रीन ब्लू भी डला है। ठीक है, बता सकते हैं कैसे? नहीं भाई, सिंपल सी बात है, ये कलर इमेज है। कलर इमेज जो है वो 5 कलर से मिलके बनती है। करेक्ट बात है। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू तो दिखाई रही है यहाँ पे। ह्यू एंड सैचुरेशन से रेड ग्रीन ब्लू पता चल रहा है, 25 वैल्यू है। यहाँ से तो दिख रहा है ना, रेड ग्रीन ब्लू, जीरो तो नहीं है ना कलर। और यहाँ पे क्या है, 50% ब्लैक है, तो 50% ब्लैक है तो 50% वाइट तो होगा ही। करेक्ट बात है। अगर 50 ग्लास आधा भरा है, आधा खाली है, तो आधा खाली में क्या होता है, काला होता है, और आधा भरा है तो वो सफेद है। ठीक है, तो हमारे पास यानी कि इसमें वो सारी वैल्यूज हैं जो पांचों ग्लास में भरने के लिए चाहिए। करेक्ट। अब इस इमेज में आते हैं, कोई भी कलर सेलेक्ट करते हैं, तो यहां आपको RGB सारी वैल्यूज सबकी सिमिलर मिलेंगी, अलग वैल्यू नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? ये सबसे पहली क्लास में बता चुका हूं आप लोग को, इसलिए पूछ रहा हूं। आप जब सारी वैल्यूज को एक शेड में मिक्स कर दोगे तो वाइट बन जाएगा। सारी वैल्यूज इक्वली एक जगह पे रख देंगे, जैसे 5 5 5, 5 रेड 5 ग्रीन 5 ब्लू, तो वो 5% वाइट बन जाएगा। 10 10 10 करेंगे तो 10 10 10% वाइट बनेगा। रेड ग्रीन ब्लू को एक साथ जोड़ देंगे तो वाइट बन जाएगा। मैंने बताया था लाइट से कलर्स देखते हैं, लाइट जो है वो वाइट कलर की है, उसी से सारे कलर्स निकलते हैं। वही फंडा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो नीचे जो इमेज है इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इसमें 3 ग्लास खाली हैं और 2 ग्लास भरे हैं। वाइट तो वैसे ही बनेगा, इक्विवेलेंट है। वैल्यू है, करेक्ट बात है, वैल्यू है। RGB टोन्स नहीं आएंगी, ब्लैक एंड व्हाइट में डला हुआ है। ब्लैक कैसे आता है? सारी वैल्यू जीरो कर दोगे तो ब्लैक आ जाएगा। और व्हाइट कैसे आता है? सारी वैल्यूज इक्वल कर दोगे तो व्हाइट आएगा। ठीक है, तो अभी आप क्या कर रहे हो, कलर नहीं डाल रहे हो, आप ब्लैक और व्हाइट वाले ग्लास पे वैल्यूज डाल रहे हो, तो ब्लैक और व्हाइट वैल्यू ही बस आ रही है। RGB कब आएगा? जब टोन्स नजर आएंगे। टोन्स तो है ही नहीं, कलर शेड्स कहाँ है इधर पे? ना स्पेक्ट्रम है, ना डार्क या रेड है, ना ब्लू है, ना ग्रीन है, कोई वैल्यूज नहीं है। राइट, कोई वैल्यूज नहीं। तो यहाँ पे ऐसा माने कि तीन, अगर कलर नहीं है, लेट्स जस्ट से कलर नहीं दिख रहा हमको, तो इसको ऐसे ही तो मान सकते हैं कि ये 3 ग्लास खाली हैं और बाकी के 2 भरे हैं। क्यों? क्योंकि ब्लैक और वाइट तो दोनों वैल्यू दिख रही है, लेकिन रेड ग्रीन ब्लू वैल्यू तो दिख नहीं रही। तो ऐसा माने कि रेड ग्रीन ब्लू खाली है। तो अगर इनके ऊपर पे मैं जो पांचों वैल्यू वाला मेरा लेयर रखा हुआ है, ये वाला, ये वाली जो लेयर मैंने रखी हुई है ऊपर में, इसके पास तो पांचों वैल्यूज हैं। जब ये नीचे वाले के ऊपर मिक्स किया जाएगा तो इसका ब्लैक एंड वाइट नीचे वाले के ब्लैक एंड वाइट के ऊपर चला जाएगा मिक्स करते समय, फैक्ट है ना। और इसका RGB नीचे वाले के RGB ग्लास के ऊपर मिक्स होगा। ठीक है, तो नीचे वाला जो RGB है वो तो खाली है, तो ऊपर वाले का एज इट इज चला जाएगा नीचे। तो ब्लेंडिंग जो है वो यहाँ नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है? मिक्स करना। तो नीचे अगर खाली है तो ऊपर वाला एज इट इज चला जाएगा। इसलिए अगर आप इसको ओवरले ग्रुप में डालेंगे तो आपको कोई ब्लेंड नहीं मिलेगा, एज इट इज ऊपर का कलर नीचे के कलर के ऊपर में छाप दिया जाएगा। करेक्ट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि लाइट्स एंड शेडोज अवेलेबल हैं, सीन में लाइट्स एंड शेडोज अवेलेबल हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर में कलर डाल रहे हैं, इसलिए कोई मिक्सिंग नजर नहीं आ रही है, केवल आपको आपका कलर लाइट्स एंड शेडोज के साथ मिक्स होके वहां दिखा रहा है।
मुझे पता है कि नहीं समझ में आ रहा, राइट। वो इसीलिए नहीं क्योंकि मोनोक्रोम क्लियर नहीं हुआ। अब मुझे बताइए कि बहुत ज़्यादा मोनोक्रोम करना पड़ा, क्योंकि ये थ्योरीज जो है ना शुरुआत की, इनको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। क्योंकि वो वाली चीज़, कौन सा ग्लास वाला, ये शेड इसलिए समझ में आएगा बेसिकली। देखो, ये भी पूरी वैल्यूज दिखा रहा है, बस इसमें कलर नहीं है। तो अगर मैं इसमें कलर डाल दूं तो क्या ब्लैक और वाइट मिक्स हो जाएगा, गायब हो जाएगा? नहीं होना चाहिए। तो किसी एक डिजिटल इमेज में, कैमरे से जो डिजिटल इमेज खींचते हैं, उसमें ब्लैक एंड वाइट रहता है, बराबर है। ब्लैक एंड वाइट इमेज भी मतलब कलर रहता है, शेडोज रहती हैं और कलर्स भी रहते हैं। लेकिन इस इमेज में कलर्स है ही नहीं, और मैंने ब्लैक एंड वाइट इमेज खींची, करेक्ट है यहाँ तक। अब इसके ऊपर अगर मैं कलर डाल देता हूँ तो वो रियल वर्ल्ड की इमेज नहीं बन जाएगा? तो अभी फिलहाल इसमें कोई कलर नहीं है, और इसमें अगर मैं कोई भी ब्लेंडिंग मोड यहाँ से लगाता हूँ, ये नीचे वाले में ओवरले लगा दिया था हमने, नीचे वाले में तो कोई कलर है ही नहीं, तो ऊपर वाले का कलर मिक्स हो जाएगा नीचे वाले के साथ। नीचे वाले में तो कलर है ही नहीं, तो उसके खाली ग्लास में आपने रेड ग्रीन ब्लू डाल दिया, तो इमेज क्या हो गया, कंप्लीट हो गई। क्यों ब्लेंडिंग मोड यूज क्यों कर रहे हो? ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है? देखो, मैथ्स यूज करते हैं अपन, ठीक है। सिंपल फैक्ट बताओ, मैथ्स का 1+1=2 होता है, करेक्ट है। बट 1+0 क्या होता है? तो वो 1 ही तो है। खाली ग्लास में जाने के बाद आपका कलर जीरो तो हो नहीं जाएगा, तो वो वहां पे एज इट इज पुट हो गया है। जो आप ये शेड देख रहे हैं, ये शेड्स जो हैं, ये ब्लैक एंड वाइट के शेड्स हैं, कलर का कोई खेल नहीं हो रहा है इधर। अब चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि कलर का खेल कैसे होगा। अब अगर मैं यहाँ पे एक रेड कलर ले लेता हूँ, या चलिए ब्लू कलर ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ताकि आपका वो फंडा थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, ऐसे ही एक हमने कलर पुट कर दिया। अब अगर मैं ऊपर वाला ओपन करूं तो देखो, अब शेड्स आए ग्रीन वाले, राइट। अब मिक्सिंग हो रहा है, अब कलर मिक्स हो रहा है, क्योंकि नीचे वाले के ऊपर कलर वैल्यू दिख रही है। अभी क्या था, कलर वैल्यू थी ही नहीं, इसके कारण से वो एक ही शेड दिखा रहा है। शेड्स कैसे आते हैं, पहली क्लास में हमने सीखा था, एक कलर की कोई वैल्यू नहीं होती, कलर की कोई वैल्यू नहीं थी, शेड्स कैसे आते हैं, ब्लैक और वाइट जब मिक्स करते हैं उसमें, है ना। तो वाइट वाले एरिया में जाते जाएंगे तो ब्राइटर शेड्स आते जाएंगे, तो रेड का ही ब्राइटर शेड आ रहा है वाइट वाले एरिया में। कलर तो बदला ही नहीं है, कलर में कोई चेंजेस नहीं आए, लेकिन जैसे ही मैं नीचे कोई दूसरा कलर डाल देता हूँ, तो मेरा जो ऑरेंज वाला है और जो ब्लू वाला है वो आपस में मिक्स होके एक यहाँ पे ग्रीनिश टोन मुझे दे रहा है। यानी ब्राउन और क्या बोलते, ब्लू मिक्स होके मुझे एक ग्रीनिश टोन देने लगा, जो डार्क ग्रीन एरियाज हैं। अब अगर इसको मैं रेड कर दूं तो, या पिंक कर दूं तो ऊपर का रेड जितना था और नीचे का रेड वो आपस में मिक्स हुआ है। ब्लैक एंड वाइट वैल्यूज की शेड्स दिख रही हैं, लेकिन इधर नहीं दिख रही, क्यों नहीं दिख रही हैं? वो इस चीज के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक है। ज़्यादा ब्लैक होगा, ज़्यादा वाइट होगा, तो उसमें कुछ नहीं दिखेगा आपको, केवल कलर दिखेगा। अगर आपने कलर ऊपर लगाया, मतलब यहाँ पे अगर मैं जितना भी पेंट करूँ यहाँ कोई डिटेल्स मुझे नज़र नहीं आएंगी। वो रीज़न इस चीज़ का ये है कि यहाँ पे ब्लैक की मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई है कि मेरा कलर ब्लेंड काम ही नहीं करेगा उस चीज़ में। ठीक है,
कोई काम नहीं है। इसलिए मैंने आपको बताया था ना, 90 से लेकर 100 तक के बीच में कोई ब्लेंड काम नहीं करेगा, और 10 से लेकर 0 तक कोई काम नहीं करेगा। उसके अंदर इसीलिए रहा जाता है ताकि आप इमेजेस पे वर्क कर पाएं। अब जैसे ये वाला जो है, और ये ओवरले जो है, ये रेड ग्रीन ब्लू पे काम करता है। अभी इसको कोई अंतर, ओवरले और कलर में कोई अंतर नहीं आएगा। ब्लैक एंड वाइट वैल्यू पे अंतर है, कलर्स पे अंतर नहीं है ना। ये है ओवरले ग्रुप जो है, ये कलर्स का ग्रुप है। ये जो वैल्यूज बदलती हुई नजर आती है ना, ये 75, ये काम कैसे करता है, ओवरले जो होगा वो 0 to 75 की रेंज के सारे कलर सेलेक्ट करेगा। इस सॉफ्ट लाइट जो होगा वो 0 to 50% कलर को कंप्लीट सेलेक्ट करेगा। फिर ऐसे करके रेंज कम होती जाती ब्लेंडिंग की। तो जब आखिरी में पहुंचते हैं मिक्सिंग की, तो ये हो जाते हैं बिल्कुल छोटे छोटे एरियाज में ब्लेंड करने वाले कलर्स होते हैं, इसलिए ये ऐसे कॉन्ट्रास्ट देते हैं, ऐसा कॉन्ट्रास्ट दे देते हैं ये ऑटोमेटिकली। रेड और येलो कैसे नहीं आएगा? वाइट है तो रेड और येलो तो होगा ही। वाइट कलर है तो रेड येलो ग्रीन ब्लू सारे कलर्स उसके अंदर ही रहते हैं, है कि नहीं? हाँ, तो वो जितना, जितनी वैल्यू वो पकड़ पाता है उतनी वैल्यू वो दिखा पाता है। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, ये इतना एरिया 100% वाइट एरियाज में से एक है ना? तो बस उतना एरिया जो है वो हमको येलो इश एरिया में दिख रहा है। अब क्यों? ये ऐसा है कि इसका जो एक्चुअल कलर है रेड, यानी जो इसकी वैल्यू होगी, आर की वैल्यू 130, जो सबसे डोमिनेंट कलर होगा वो कलर यहाँ पे दिखाई देगा मिक्स होके, राइट? पीछे वाले के साथ इसके साथ मिक्स करेगा, तो इसका डोमिनेंट रेड और इसका जो डोमिनेंट रेड होगा उसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो 50% इसमें कम से कम जैसे 130 रेड और येलो, येलो कैसे आता है? नहीं पता है ना? ठीक है, चलो इसको भी एक बार क्लियर कर देते हैं फटाफट। इसलिए अभी आपको कलर इमेज पे काम ही नहीं करना है, आपको ब्लैक एंड वाइट को कलर में टर्न करना है। इसलिए पहला प्रैक्टिस यही होगा, क्योंकि कलर इमेज को लाएंगे ना तो फिर और ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अभी तो वैल्यू ही नहीं है, कलर वैल्यू ही नहीं है, तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं है। आपको सिंपल इसको कलर ब्लेंडिंग मोड में डालना है ना? तो उसका काम क्या होता है कलर वाले का? इसका काम ये होता है कि ऊपर वाली लेयर का जो भी कलर होगा, नीचे वाले की कलर लेयर को इग्नोर कर देना है और ऊपर वाले को रिप्लेस कर देना है नीचे वाले की कलर से। कलर्स और ब्लैक एंड वाइट को दिमाग में ही अलग रख लीजिए, ठीक है? तो अल्फा वैल्यू यानी ब्लैक और वाइट वैल्यूज जो होती है वो अलग है, वो केवल लाइट्स एंड शेडोज बताएगी, ठीक है? वाइट की वैल्यू ब्लैक की वैल्यू बताएगी। और रेड वार्म टोन, ग्रीन ब्लू टोन, यानी रेड कलर्स, ब्लू कलर्स, ग्रीन कलर्स, जितने भी कलर्स हैं वो आरजीबी चैनल के थ्रू आते हैं, ठीक है? तो अगर ब्लेंडिंग मोड में हम इसको कलर पे रखते हैं तो ऊपर वाली लेयर का कलर नीचे वाली लेयर के कलर के ऊपर आएगा, ऊपर वाली कलर का ब्लैक और वाइट वैल्यू नीचे वाले के ऊपर में नहीं आएगा। हम्म। डाला, ब्लैक वाले पे नहीं हुआ। नहीं, एग्जैक्टली exactly, ये एक्चुअल में मोनोक्रोम है, ये मोनोक्रोम है। इसलिए मैंने बोला कि मोनोक्रोम नहीं समझे तो ये नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि है क्या, मोनोक्रोम ही है। आपको यहाँ पे कोई ग्रीन ब्लू शेड नहीं मिलने वाला, एज इट इज पुट हो गया बस, है ना? किया होगा, है ना? मतलब व्हाइट एंड ब्लैक मोनोक्रोम में क्या करते हैं, कलर वैसे का वैसे ही रहता है, तो वो कलर वैसे का वैसे ही है यहाँ पे, बस शेड्स कैसे आ रहे हैं, ब्लैक डार्कर शेड चले जा रहे हैं, तो नीचे वाले का। हम्म। मतलब मिक्स कैसा मिक्स हुआ, देखो यहाँ पे डार्क
ब्लैक वैल्यू है, तो रेड का रेड ही रहा, वो इसके ब्लैक के साथ मिक्स होके डार्क रेड बना दिया उसने। अब अगर यहाँ पे ब्लू होता तो रेड और ब्लू मिल करके साइन या वो क्या बोलते मैजेंटा कलर दिखा रहे होते। तो यहाँ तो ब्लू है ही नहीं, तो वो मैजेंटा दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, तो अभी ये मोनोक्रोम है पूरा का पूरा। तो अभी क्या करना होगा, आप जब जो प्रैक्टिस करने जाएंगे उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप ब्लैक एंड वाइट इमेज लीजिए, उसके ऊपर में सिलेक्शन ले लेके कलर्स क्रिएट करेंगे। अब आप फिर एक और नई लेयर बना लेंगे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ जैसे मुझे ये येलो चाहिए, राइट, सो आई जस्ट गो राइट ओवर हियर। यहाँ से मैं इसको येलो कलर्स ले लूँगा। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट करूँगा और फिर वही कलर ब्लेंडिंग मोड लगा दूंगा, राइट। अब इसको जैसे मुझे गोल्ड ज्वेलरी का कलर कुछ देना है, तो अच्छा सैचुरेटेड येलो ले लूँगा मैं, उसको यहाँ पे फिल कर दूंगा और फिर कलर ब्लेंडिंग मोड लगा दूंगा। तो वो उसके अंदर की जो शाइन है वो सारी तो ब्लैक एंड वाइट से आती है, वो तो रह जाएगी, बाकी सारा कुछ जो है वो उसके अंदर चला जाएगा। यानी कलर्स वैसे के वैसे ही रहेंगे, बस उसके शेड्स मिक्स होते जाएंगे। तो ब्लैक के साथ येलो मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डार्क येलो आ जाएगा। ब्लैक के साथ वाइट मिक्स कर देंगे तो लाइट येलो आ जाएगा। वही चीज़ बस यहाँ हो रही है, और कुछ नहीं हो रहा है इसमें, केवल वही हो रहा है। तो आपको इसमें केवल इन्हीं कलर्स को पुट करना है। तो आप अगर इसमें नेल पेंट वगैरह के कलर भी डाल देंगे जैसे, बिल्कुल। अब ब्राउन के ऊपर मैंने ब्लेंड लगाया तो देखो कैसा कलर आ गया, है ना। तो उसके लिए फिर क्या करना होगा, फिर ब्राउन को इरेज करना होगा मुझे यहाँ से, है ना। तब कहीं जाके फिर ऊपर का जो रेड होगा उसको मिक्स कर पाएंगे उसकी जगह। और यहाँ पे भी एक सिचुएशन है, वो ये कि ये बहुत ज़्यादा वाइट है, तो आपको थोड़ा सा कलर भी डल करके और या इसके एरियाज को भी डल करके कलर ब्लेंड क्रिएट करना होगा। डल इसको डल इसलिए करेंगे क्योंकि ये ब्लेंडिंग से बाहर जा रहा है। हमने देखा कि 90 से 100% के बीच में कोई ब्लेंड नहीं हो रहा है, 10 से 5 के बीच 0 के बीच में कोई ब्लेंड नहीं हो रहा। तो अगर कोई भी कलर इनसे मान लो 8 भी जा रहा है या 92 भी जा रहा है कोई भी कलर, तो उसमें ब्लेंडिंग हल्की हल्की कम होने लगती है। तो अगर हम उसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके डल कर दें, यानी अंदर ले आएँ, 70-80s के रेंज पे ले आएँ, तो फिर वो ब्लेंड किया जा सकता है, उसमें फिर ब्लेंडिंग क्रिएट होगी, है ना। तो उसको फिर हम थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं। अब वो कैसे करना है उसके लिए अलग से एडजस्टमेंट लेयर्स होती हैं, जब आगे जाएंगे तो और ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो अभी की प्रैक्टिस जो होगी वो सिंपल इतनी ही रहेगी कि आप अपना कोई भी एक इमेज ले लीजिए। इसको मैं ओवरऑल एक इमेज को लेट्स जस्ट से, ओके, इसमें क्या करेंगे, एक मैं ब्लूइश या ग्रीनिश पर्दा पीछे में डाल देता हूँ। मुझे लगता है ब्लू ज़्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके कलर डाल देता हूँ। उप्स, मैंने इमेज के ऊपर ही कर दिया है, तो ऐसे कर लेते हैं, नॉर्मल कलर, राइट। तो अब आप चाहें तो उसको यहाँ पे फिल की वैल्यू कम करके,
जो कलर वैल्यू मैंने डाली है, कलर में क्या करता है, कलर्स की वैल्यू के साथ ही बस खेलेगा वो, ब्लैक एंड वाइट वैल्यूज को छुएगा भी नहीं। तो जो शेड होंगे वो ब्लू कलर का ब्लू कलर गया, उसके साथ अब आप अपने ये जो कलर आप दिख रहा है ये कितना है, इसमें 2% वैल्यू है, तो यहाँ 2% ब्लू नज़र आ रहा है ना, यानी डार्केस्ट ब्लू नज़र आ रहा है। यहाँ पे हल्का सा वैल्यू है तो यहाँ सॉरी 10 वैल्यू है, तो यहाँ पे उस तरीके का ब्लू, यानी कि 10% है तो यानी 10% तो ब्लू ऐड होगा उसमें, अगर ब्लैक है तो, है ना। अगर इसको मैं वाइट पे जा रहा हूँ तो नाउ इट इज 16%, तो 6% मुझे, हाँ 10 से ऊपर में जितनी वैल्यूज़ हैं उसमें आप बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर को तो यहाँ पे अगर 0.00001% भी बोलेंगे ना तो भी वो वैल्यू फाइंड कर लेगा, अगर आप यहाँ पे इसको ज़ीरो भी कर देते हो, है ना। तो वो इसमें भी कितने डिवीजन होंगे ज़ीरो में भी, 0.01 0.02 से लेकर 0.09 तक की वैल्यू होगी, है ना। कंप्यूटर तो उसको भी मायने रखता है, वो उसमें भी ब्लेंड कर सकता है, लेकिन ये हमारी आंखें नहीं देख सकती उस ब्लेंडिंग को, तो उतने में जाना ही क्यों, इसलिए आर्टिस्टों ने क्या किया, उसका एक स्टैंडर्ड बना दिया कि 0 से 10 तक तो वैसे भी हमारी आंखें नहीं समझ सकती, तो कितना भी ब्लेंड कर लो आप उतने अंधेरे में क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो उन्होंने बोला 10 से ऊपर रखिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर कंपनी ने रिलीज़ किया कि 10 से ही ऊपर रखना मैंडेटरी है, 10 से नीचे नहीं। सीधी बात है, बड़े हाईली एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट हैं जिन्होंने वर्क किया हुआ है, 20-20 साल 25 साल फोटोशॉप में दिए हुए हैं, इन्होंने देखा कि अगर मैं हर बार 10 से नीचे ब्लेंड कर रहा हूँ तो 25 ब्लेंड कर लूँ मैं, जब दिखना ही नहीं है, समझ ही नहीं आना, हर चीज़ ब्लैक ही नज़र आ रही है हमारी आंखों को, तो हम वहाँ पे क्यों करेंगे फिर, बेहतर ऑफ है हम उससे ऊपर में ही ब्लेंड करें। ऐसे ही वाइट के एरियाज में भी हम खेल देख रहे थे कि 90s के ऊपर में कितना भी हम ब्लेंड कर लें सब वाइट नज़र आ रहा है, तो शेड्स में ज़्यादा अंतर हमको दिख नहीं रहा है। तो जब उस शेड्स में ज़्यादा अंतर नहीं मिल रहा है और आपको उतना अच्छा इफेक्ट कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो वाई डू यू गो ऑन दोज लेंस। हम उसको कंप्लीटली बैन नहीं कर रहे हैं, आपको मैंने बताया कई बार ब्लैक होल के सिस्टम बनाने होंगे, यानी आप उसको ऐसा मानिए कि इतना डार्केस्ट एरिया बनाना होगा, तब तो जाना ही पड़ेगा, राइट। और जब सूरज के पास वाले कोई एरियाज और ऐसा कोई डिज़ाइन आप तैयार कर रहे हो जिसमें सूरज के पास वो डिज़ाइन है, तो जाना तो पड़ेगा ही 90 से 100। तो हम उस डोर को बंद नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको अभी रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आप वहाँ अभी ना जाएं, क्योंकि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, राइट। दैट इज़ वाई हम उतने एरिया में रोक रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने अभी जो ब्लू कलर डाला हुआ है, ठीक है, ये बैकग्राउंड के लिए डाल दिया है। अब यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करके ब्लू को जाके आप डिलीट कर सकते हो, तो ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आएगा। वो इसलिए नज़र नहीं आएगा क्योंकि सारे में कलर ब्लेंडिंग मोड लगा हुआ है। तो अभी आपको केवल ये करना है कि एक ब्लैक एंड वाइट इमेज लीजिए, उसके ऊपर में कलर डालते जाइए, कलर डालते जाइए, यानी कलर ब्लेंडिंग मोड सेलेक्ट करके कलर डालते जाइए, और उस पूरी इमेज को कलरफुल तैयार कर दीजिए, और कुछ मत करिए, ठीक है। अभी आप समझिए इमेज में मोनोक्रोम पे चल रहे हैं। मोनोक्रोम आपका पीछा छोड़ेगा नहीं संदीप, आपको समझना पड़ेगा, है ना। इसीलिए मैंने सबसे पहले मोनोक्रोम सिखाया है, क्योंकि हमें वो रटते जाना है वो चीज़, है ना। तो धीरे धीरे जी, पेड़ ग्रीन करना है, बार्क जो होगी ब्राउन हो जाएगी, फ्लोर जो है वो सैंड के कलर्स की हो जाएंगी, है ना। हाँ मतलब अब ओवरऑल डिज़ाइन को नहीं, लेकिन ये भी मोनोक्रोम पे चल रहा है। येलो अपने एरियाज में मोनोक्रोम पे चल रहा है, ब्लू जो है वो अपने एरियाज में मोनोक्रोम पे चल रहा है, और ये कलर्स मोनोक्रोम पे चल रहे हैं। अभी हमने कलर मिक्सिंग की ही नहीं है, कलर आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, कलर अभी ब्लैक एंड वाइट के साथ मिक्स हो रहे हैं, ये समझते हैं, ठीक है। तो वो मोनोक्रोम रहेगा। फिर जब हम कलर्स के साथ मिक्स करेंगे तब हमारा फिर एनालॉगियस और कॉम्प्लीमेंट्री और बाकी की थ्योरीज आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये काम करना है, ये टास्क हमारा रहेगा।
कि हमको अपना क्या बोलते कलर ब्लैक एंड वाइट टू कलर करना है। फिर यही चीज़ें जाएंगी हमारा जो लंग्स वाला वर्क बन रहा है ना, उसमें मर्ज करने के लिए, कलर ब्लेंड करने के लिए यही चीज़ यूज़ होगी। तो ये थ्योरीज अच्छी कर लें ताकि फिर उसके बाद में और बड़े वर्क में जब हम जाएंगे तब हम इन्वायरमेंट बना रहे होंगे इन्हीं चीज़ों का, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। फिर अभी इसके बाद प्रोबेबली हम स्किन रीटचिंग भी देखेंगे। तो स्किन को रीटच कैसे करते हैं, फिक्स कैसे करते हैं, ब्राइटन अप करना है, डार्क करना है। ब्राइटन डार्कन तो समझ ही आ गया होगा कि अब आप आसानी से कर सकते हो किसी भी इमेज में। इसका उल्टा कर दो आप, कलरफुल इमेज लाओ और उसमें ब्लैक और वाइट डाल दो, सिलेक्शन लेके ब्लैक डाल दो या सिलेक्शन लेके वाइट डाल दो, और उसको वहाँ से ब्लैक और वाइट डार्कन या मल्टीप्लाई में डालोगे आप, तो क्या होगा, इमेज में जो कलरफुल इमेज है उसमें किसी भी स्किन को आप ग्लो कर सकते हो, वाइट कर सकते हो, किसी भी स्किन को डार्क कर सकते हो। तो वाइट को डार्क कर सकते हो और डार्क को वाइट कर सकते हो, इसी का जस्ट उल्टा कर दोगे तो, है ना। यहाँ पे ये आइसोलेट वाला सिस्टम है, एकदम हर एक चीज को आप आइसोलेट कर लोगे तो कॉम्पोजिशन अपने मन से क्रिएट होगा। अब हो सकता था मैं यहाँ पे रेड कलर पे भी बना सकता था, अगर मुझे कोई बैनर सिस्टम बनाना होता, बैनर जैसा बनाना होता, तो फिर मैं इसको रेड कलर करता जैसे राजा महाराजाओं का होता है। या इस गर्ल का कपड़ा जो है वो मैं रेड कर सकता हूँ, तो कॉम्प्लीमेंट्री वर्क बन जाएगा। आर्ट वर्क ऐसे ही चेंज होगा। अभी तो फिलहाल मोनोक्रोम आर्ट वर्क चल रहा है ना। फिर मिक्सिंग में आगे बढ़ाएंगे तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री में आएंगे। ओके, सो ये चीज़ आप लोग करेंगे। ये प्रैक्टिस मैं देना चाह रहा था आपको कि ये क्लियर हो जाए तो फिर आपका बाकी का कोई इशू नहीं रहेगा। पुराना, ओके, इसको 6 करें, 7। श्रीकांत आपको प्रैक्टिस करना रहेगा क्योंकि छूटे ना क्लास का वीडियोस में। जी।